नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं और ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत की वो यादें, उन पर जो हमला हुआ था, उनकी जिस तरह से हत्या की गई थी, वो तमाम यादें एक बार फिर जिंदा हो गई हैं। ईरान का प्लान इंतकाम अब क्या होगा? ऑपरेशन रजा जाहिदी क्या है, इसकी पूरी डिटेल वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। गाजा युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि कभी भी दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। बिल्कुल, इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया, जिसके बाद ईरान बेहद गुस्से में है और इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। दावा तो यह भी है कि ईरान युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। जी हां, अगर इजराइल और ईरान युद्ध के मैदान में उतरे तो जंग की आंच से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट झुलसेगा। इसके अलावा दुनिया के दो भागों में बंटने का भी खतरा है, आशंका है, क्योंकि कुछ देश ईरान के समर्थन में आएंगे और कुछ इजराइल के साथ भी खड़े नजर आएंगे। जी हां, इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव की बात करेंगे। आज दमिश्क से आ रही हमलों की नई तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। ईरानी दूतावास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। ईरान के दूतावास को निशाना बनाया गया। सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर बड़ा हमला हो गया। हमले में ईरानी टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई। जाहिदी के डेप्यूटी मोहम्मद हाजी रहीमी की भी जान चली गई। 3 ईरानी राजनयिक भी इजरायली हमले में ढेर हुए हैं। 3 डिप्लोमेट्स की भी जान चली गई है। ईरान इस बड़े हमले के बाद गुस्से की और बदले की आग में जल रहा है। तो ईरान पर इजराइल का प्रहार, गाजा युद्ध का विस्तार, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जिस तरीके से दमिश्क में दूतावास को टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से, समझिए इस बात को। इजराइल ने सीरिया में हवाई हमले किए और ऐसे में दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास निशाने पर रहा। हवाई हमले में दूतावास की पूरी इमारत को तबाह कर दिया गया। ईरानी टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई। समीर जी हां, इसके अलावा ईरानी डेप्यूटी मोहम्मद हाजी रहीमी की भी जान चली गई, जो कि रजा जाहिदी के डेप्यूटी थे। ईरान के 7 बड़े अधिकारी इस बड़े हमले में मारे गए हैं। दूतावास को निशाना बनाया गया है और इसके बाद ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच अगर डायरेक्ट जंग शुरू हो गई तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, कैसे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सुलग सकता है, इसका आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। ईरानी दूतावास पर हमले की वजह क्या थी? हिजबुल्लाह को समर्थन देने का दावा और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेताओं से भी जाहिदी मिले थे, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। प्रतिमा, बिल्कुल, देखिए, जरूरी बात इसमें यह है कि इजराइल ने F-35 लड़ाकू विमान से ये बम गिराए। 8 दिनों में इजराइल का ये 5वां हमला है, यानी एक एक कर 5वां हमला इजराइल की तरफ से किया गया। ऐसे में तनाव इस पूरे इलाके में बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जे.के. त्रिपाठी पूर्व राजदूत और प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, आपका मैं रुख कर रही हूँ, क्योंकि हम अगर बात करते हैं ईरान और इजराइल की, दोनों के बीच टारगेटिंग, किलिंग या हत्याओं का एक इतिहास रहा है। लेकिन राजदूत, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जिस तरीके से राजदूत हैं, डिप्लोमैट्स हैं, उनकी भी हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है। किस तरीके से देखा जाए, कैसे अब ये आगे और ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल प्रतिमा जी, ऐसा है कि ये जो सिचुएशन इस समय मिडिल ईस्ट की चल रही, काफी बद से बदतर होती जा रही है। और कहीं ना कहीं इजराइल ने अपना ये दिखा दिया था। पिछले, जैसे आप बता रहे हो, 8 दिनों में 5 हमले हुए हैं और काफी भयंकर हमले हुए थे। काफी बड़ी संख्या में उनके सैनिक, सीरिया के सैनिक और कुछ सिविलियंस भी मारे जाते रहे थे। तो ये देखते हुए अभी जो जिस प्रकार से पिन पॉइंट अटैक हुए हैं, 2-3 बातें मेरे सामने निकल के आती हैं। एक तो इजराइल को पूरी जानकारी थी किस समय में मोहम्मद रजा जाहिदी वहां पर होंगे, तो उन्होंने पिन पॉइंट अटैक F-35 के द्वारा, मिसाइल के द्वारा अटैक किया है। और दूसरी बात यह है कि ये उनका टारगेट था एक तरह से नंबर 1, और नंबर 2 जो है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड और जो कि कर्ड्स को, जो कि फॉरेन में
अटैक्स को अंजाम देते हैं, उन दोनों को एक साथ खत्म करने का प्लान करके कि कहीं ना कहीं उनके जो ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हमास हो, हुती हो, या सी के अंदर जो होस्टेजेस बना रहे हैं पायरेट्स हैं, उन सबको एक बड़ी चोट पहुंचाई दे। क्योंकि अगर दो लीडर एक साथ टॉप के मारे जाते हैं तो एक काफी फर्क पड़ जाता है। हालांकि एक चेन रहती है, लेकिन जो एक पर्सनैलिटी होती है लीडर की, और ये काफी पुराने थे, 2016 तक तो इन्होंने लीड किया है, उसके बाद अभी वो एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। तो वाकई में ईरान इस समय में सोच रहा है कि बदला कैसे लिया जाए। मेरे हिसाब से इस समय में डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, जिस प्रकार से हम पिछले 7-8 महीने से देख रहे हैं कि पूरी इनडायरेक्ट लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में, कि वो कहीं ना कहीं हिजबुल्ला, हमास और हुती का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लोग भी ईरान के ऊपर हमला करने की वजह। बिल्कुल सही बात है संजय सॉय साहब। एम्बेसडर त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं त्रिपाठी साहब। वाणिज्यिक दूतावास पर हमला होता है, बड़े टॉप कमांडर्स तो मारे ही जाते हैं, डिप्लोमेट्स की भी जान जाती है। क्या ईरान के पास इस हमले का बड़ा आधार आपको नजर आता है? किसी भी तरीके से ईरान पर इस बड़े हमले को जस्टिफाई कर सकता है क्या इजराइल? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जब इजरायली गवर्नमेंट का इसमें रिएक्शन आया है, इजरायली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो इजरायली गवर्नमेंट ने पहले तो इससे इनकार किया है कि उसने कुछ कार्रवाई की। दूसरी चीज, इजरायली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिस बिल्डिंग की बात की जा रही है वो बिल्डिंग दूतावास के काम में नहीं लाई जा रही थी। उस बिल्डिंग में कुछ के लोग जो हैं और ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड के लोग जो हैं वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों की प्लानिंग करते थे। तो अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वो बिल्डिंग दूतावास या कंसुलेट के नॉर्मल कामों में नहीं लाई जा रही थी, तो वो जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बाहर हो जाती। लेकिन अभी ये चीज सिद्ध नहीं हुई है। दूसरी चीज है, जहां तक ये बात है कि अब आगे ईरान का क्या एक्शन होगा, ये सुलेमानी के बाद ये ईरान के दूसरे सबसे बड़े मिलिट्री लीडर की मोहम्मद रजा जहीदी की मृत्यु है, जो कि कुछ का चेयरमैन हुआ करता था। जी। तो ईरान इसका बदला तो लेगा, लेकिन ईरान अभी इसका बदला कैसे लेगा, डायरेक्टली लेगा या इनडायरेक्टली लेगा, ये अभी देखने की बात है। मेरे ख्याल से डायरेक्टली तो अभी बदला नहीं ले सकता, क्योंकि आप देखिए अल-शिफा से इजराइल ने अपनी सेनाएं हटा ली है। ठीक है। तो कुछ लोग ये देखेंगे कि हाँ, इजराइल नरम पड़ रहा है, तो उसके चलते ईरान की अगर कोई और एक्शन होगा ईरान का, तो वो दिक्कत करेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या अगला कदम ईरान का होता है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच बड़ा अपडेट आपके सामने रख दे। इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। दमिश्क में वाणिज्यिक दूतावास की इमारत पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। हमले के बाद राहत बचाव का कार्य भी जारी है। मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए जरा। इमारत से अभी भी धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, इस बड़े हमले के बाद वाणिज्यिक दूतावास की पूरी इमारत कैसे बर्बाद हो गई है, ये हमने आपको दिखाया। वहीं दमिश्क हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। हमले के बाद पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इमारत के बाहर खड़ी कारें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना जबरदस्त ये अटैक था, कितना भीषण हमला था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। साथ ही साथ इस इमारत के बाहर सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थीं वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। बहुत बड़ा हमला था। ईरान अब इस बड़े हमले के बाद इसका जवाब किस अंदाज में देगा, ये देखने वाली बात होगी। ईरान और इजराइल के रिश्तों की अगर बात की जाए, इजराइल पर जो बड़ा हमला हुआ, हमास के पीछे कौन खड़ा था? ईरान। हुती के पीछे कौन है? ईरान। हिजबुल्लाह के पीछे कौन है? ईरान। और अब उस ईरान को एक बहुत बड़ा जख्म देने की कोशिश इजराइल की तरफ से हुई। अब आपके सामने जो तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि ये हमला कितना भयंकर था। ये तस्वीरें देखिए, धुएं का ये गुबार, मलबे का ये ढेर मिडिल ईस्ट में एक नई जंगी आंधी को भड़का सकता है, हालात को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना सकता है। तो ये तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि यह हमला कितना भीषण था।
तो देखिए, मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत ईरान को दरअसल बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कासिम सुलेमानी के बाद ये दूसरा बहुत बड़ा जख्म है ईरान के लिए। 1979 में IRGC में शामिल हुए थे जाहिदी। IRGC की इमाम हुसैन डिवीजन का ये नेतृत्व कर रहे थे। 2005 और 2008 के बीच IRGC के ये कमांडर भी रहे। प्रतिमा, बिल्कुल, IRGC की थल सेना के प्रमुख भी ये रहे। इसके अलावा आपको बता दें, इराक ईरान युद्ध में इनकी भूमिका को बेहद अहम माना जाता है। 2015 तक इराक सीरिया में कुद्स फोर्स प्रमुख रहे। खुफिया गैर पारंपरिक युद्ध में ये माहिर रहे। तो मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा नुकसान है, ये हमने आपको बताया। अमिताभ जी, किस तरह से आप देखते हैं, और क्या वाकई ईरान और इजराइल की अगर डायरेक्ट जंग शुरू होती है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट हमें सुलगता हुआ नजर आएगा? इसके क्या आसार प्रबल होते हुए देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको सीधा जोड़ रहा हूं इजराइल की आंतरिक राजनीति से। अच्छा, वहां पर नेतन्याहू पर बहुत दबाव पड़ रहा है कि वो रिजाइन करें, और नेतन्याहू रिजाइन नहीं करना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनके वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा ये वॉर को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक किया है कुछ दिनों पहले, अब ये सीरिया में अटैक हुआ है। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन वो चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह ईरान का हो, और ईरान ये बात जानता है कि ये वॉर को अगर ब्रॉडन किया जाए तो उसमें उसका नुकसान होगा। फिलहाल जो अंदेशा मुझे लग रहा है कि किसी न किसी तरह ईरान जो उनके जितने प्रॉक्सीज हैं, जिनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, वो हिजबुल्लाह, हूती और हमास, उनको प्रॉप अप करेगा, और खासकर हूतियों को वो सपोर्ट करेगा कि किसी न किसी तरह इस वॉर को एस्केलेट किया जाए। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा समीर कि वो डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे किसी भी तरह इस युद्ध में, क्योंकि उनकी अपनी जो स्टैंडिंग है वो जानते हैं कि अगर ईरान खुद अटैक करे इजराइल पे या उसके इंटरेस्ट को, तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा और पूरा वेस्ट एशिया इसके आग में झुलस जाएगा। और अभी भी जो हालात बने हुए हैं वेस्ट एशिया में, खासकर इजराइल के चारों तरफ, उसमें देख के यही लग रहा है कि इजराइल किसी न किसी तरह चाहेगा कि ये वॉर एस्केलेट हो। जितना दिन वॉर एस्केलेट होगा, बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता में बने रहने के लिए एक बहुत मदद मिलेगी, और ईरान ये कभी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, चूंकि अमेरिका डायरेक्टली आ सकता है समीर। तो इजराइल की तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की ये जो पूरी कोशिश है, ये कहीं भारी ना पड़ जाए, तीसरा मोर्चा, एक और मोर्चा ना खुल जाए, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजरायली हमले के बाद दमिश्क में दहशत का माहौल है। ईरानी दूतावास के आसपास की जो इमारत है वो भी तबाह हुई है। मलबे में अपनों की तलाश में जुटे लोगों को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये बड़ा हमला है जहां पर फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से, और इसमें दूतावास की इमारत तो तबाह ही हुई है, लेकिन आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देखिए, यहां मलबे में अपनों की तलाश में जुटे हुए लोगों को भी आप देख सकते हैं। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान में IDF का हवाई हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहां पर बनाया गया है निशाना। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला किया गया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साउथ लेबनान का यह इलाका जो कि हिजबुल्लाह के कमांड में पूरी तरह से था, वहां पर इजरायली हमले हुए हैं और इसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, कमांडर की मौत पर ईरान भड़का हुआ है। दूतावास पर हमले का जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। सीरिया में ईरान के राजदूत की ये धमकी, ईरान पर हमले का बुरा अंजाम होगा। हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ये बातें कही गई है। तो ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो चुप नहीं बैठने वाला है। साफ तौर पर इसका बदला लेने की और इजराइल को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी विदेश मंत्री की तरफ से दे दी गई है। कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या कहा गया है विदेश मंत्री की तरफ से, ये देखिए। दूतावास पर हमला अत्यंत क्रूरता और इजराइल को करारा जवाब देंगे, विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं। वहां हिजबुल्लाह का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या है? इजराइल को कीमत चुकानी होगी, दुश्मन को सजा दिए बिना हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी साफ कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इजराइल की तरफ से भले ही अपने दुश्मन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये देखना होगा। कुछ और जानकारी के लिए एक बार समीर का रुख करते हैं।
बिल्कुल, और इस वक्त हर किसी के जहन में यही सवाल है कि ईरान पर इजरायली हमले के बाद अब आगे क्या होगा। कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं, जल्दी से उनको आपके सामने रखते हैं। क्या गाजा के बाद जंग का एक और बड़ा मोर्चा खुल तो नहीं जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। टॉप कमांडर की हत्या का आखिर कैसे जवाब देगा ईरान? ये एक अहम सवाल। क्या ईरान इजराइल में घुसकर हमला करेगा? इससे पहले अभी तक जो कुछ भी हुआ इजराइल के अंदर, उसके पीछे ईरान के प्रॉक्सी थे, ये हर किसी को पता है। लेकिन अब क्या डायरेक्ट वॉर तो नहीं छिड़ जाएगी? जंग छिड़ी तो क्या मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे? ये भी एक अहम सवाल है। और रशिया का रोल क्या होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इजराइल ईरान की जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी? इसके भी आसार नजर आते हैं। हमारे साथ संजय सॉय साहब भी मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक हमास हो, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, ये सब ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं और हम सब ये जानते हैं कि इजराइल को किस तरह जख्म पर जख्म दिया गया है इन तमाम संगठनों की तरफ से। और उसके पीछे कौन था? ईरान। तो इजराइल, तो अगर ये क्लियर भी हो जाता है कि ये हमले इजराइल ने करवाए, तो इजराइल के पास अपने बचाव में दलीलें तो बहुत नजर आती हैं। नहीं, बिल्कुल समीर, यहाँ पर यही बात है कि हर आदमी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है कि इन्होंने मेरी एम्बेसी पर हमला कर दिया, इन्होंने मेरे कमांडर्स को मार दिया। और आज जो है ईरान को अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जब उनके इस प्रकार से पुराने सेनाधिकारी मारे गए हैं, चीफ ऑफ कट जो पुराने रहे हैं और जिनका काफी नाम है। सुलेमानी के बाद अब दूसरा 2020 में सुलेमानी को मारा गया, तो अब ये मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देना पड़ेगा अपनी पॉपुलेशन को भी, नहीं तो उनका खुद का भी टिकना मुश्किल हो जाता है कि आप इतने कमजोर हो। अब यहाँ पर बदला कैसे लेगा, जहां जैसे आप कह रहे हैं खतरा बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार की जो चोट ईरान को दी गई है वो काफी खतरनाक चोट है। तो क्या ईरान हिजबुल्लाह से और हमले तेज करवाएगा? क्या ईरान अभी हुती को और भड़काएगा, उनसे और कुछ ना कुछ ज्यादा रेड सी की तरफ और अटैक ज्यादा बढ़वाएंगे? या हमास तो चलो अभी ज्यादा कुछ करने के उसमें नहीं, लेकिन ये दो एक्शन जो है जहां पर कुछ ना कुछ किया जा सकता है, या कुछ और टेररिस्ट कार्रवाई बढ़ जाएंगी वेस्ट के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, या फिर यूरोप में। तो इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमला करने की क्षमता इजराइल के ऊपर ईरान की अभी नहीं है। एक तो डिस्टेंस इन्वॉल्व है और दूसरी बात यह कि उनके अंदर अभी इतनी मिलिट्री पावर नहीं है। दूसरी एक ये है कि इजराइल जो अभी तक ताकत दिखा रहा है, 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, लगातार बम्बार्डमेंट और भयानक बमबारी चल रही है, उसके बाद भी आज ये क्षमता है उनके अंदर, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग की क्षमता है कि उन्होंने पिन पॉइंट अटैक। लेकिन सर सवाल यहाँ पर बड़ा ये भी है जिस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि ईरान खुद भले ही नहीं, लेकिन जो उसके प्रॉक्सी संगठन हैं जिनको वो सपोर्ट करता आया है, क्या उनके जरिए इजराइल में दहशत फैलाई जा सकती है? इस हमले के बाद, इजरायली हमले के बाद ईरान में जबरदस्त गुस्सा भी नजर आ रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। ईरान में इजराइल से बदले की मांग अब तेजी पकड़ रही है। तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। दूतावास पर हमले के बाद ईरान के लोग सड़कों पर उतरे हैं और जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन इजरायली दूतावास के बाहर किया गया है, जहां पर इजराइल के झंडे को आग के हवाले करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। और ईरान में इजराइल के से बदले की मांग भी अब तेजी पकड़ रही है। और अगली बड़ी खबर, दमिश्क हमलों पर इजराइल का बयान आ गया है। हम हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं, योव गैलेंट ने क्लियर किया है। बेरूत, दमिश्क, हर जगह हमले किए जाएंगे। योव गैलेंट का यह बड़ा बयान ईरान को बड़ी चोट पहुंचाने के बाद इजराइल खुलेआम इसे एक्सेप्ट करता हुआ, स्वीकार करता हुआ नजर आता है। और यह कहा गया है कि हिजबुल्लाह जहां जहां छिपेगा वहां वहां हमले किए जाएंगे। त्रिपाठी सर, रुख मैं आपका कर रही हूँ। जिस तरीके से विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि अंजाम इजराइल को भुगतना होगा, इस हमले के बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ईरान ये मानकर चल रहा है कि उसे हमले करने का, इजराइल में दहशत फैलाने का कहीं ना कहीं फ्री पास मिल गया? देखिए, ईरानी विदेश मंत्री का बयान ये भी दिखाता है कि ये करके इजराइल बेसिकली अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने, सॉरी, ईरान अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को ये दिखाना चाहता है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सक्षम हैं इसका जवाब देने में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी तरह से डायरेक्ट अटैक करेगा, क्योंकि डायरेक्ट अटैक का मतलब ईरान भी जानता है कि ईरान को भी उसमें ज़्यादा नुकसान होगा और
कोई निश्चित नहीं है कि ईरान को सारे सारे मुस्लिम कंट्रीज का, मुस्लिम ब्रदरहुड का, सभी का समर्थन मिल जाएगा बिना शक। इसलिए ईरान यही चाहेगा कि अभी फिलहाल ऐसा किया जाए कि हिजबुल्लाह हो, हूती हो या और जो हमास हो, इन लोगों को ही और ज्यादा इंस्टिगेट किया जाए, इनको ही और ज्यादा सप्लाई दी जाए, ताकि ये लोग इजराइल के लिए परेशानी का सबब बनते रहे जी। क्यों? और इजराइल और ईरान इसके साथ साथ रूस का भी सपोर्ट करता रहेगा, ताकि वहां भी अमेरिका और नेटो को एक परेशानी लगातार मिलती रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ईरानी लीडरशिप इतनी बेवकूफ है कि वो डायरेक्ट हमला करने की कोशिश करेगी। हाँ, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जैसा भी बयान दे दें उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, डायरेक्ट वॉर के आसार आपको नजर नहीं आते, और आगे आने वाले वक्त में भी अगर हमले होंगे तो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात के आसार ज्यादा हैं। वहीं इजरायली हमले पर सीरिया भी भड़का हुआ है। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद का बयान, ईरानी दूतावास पर आतंकी हमला हुआ है, यह कहा है फैसल मेकदाद ने। आतंकी हमले की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। इजरायली हमले सीरिया के अंदर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये कहा गया है सीरिया की तरफ से। तो देखिए, अब आपको ये भी बता दें कि अब तक ईरान के कितने टॉप कमांडर मारे गए हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। 1 अप्रैल की बात करें, दमिश्क सीरिया में इजरायली हमले में टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी को ढेर कर दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़िए, 2 मार्च बेनिया सीरिया में IDF एयर स्ट्राइक में IRGC कर्नल रेजा जरेई मारे गए। जी हां, लगातार हमले हुए हैं सीरिया के अंदर ही। ईरान समर्थित रेजिस्टेंस बलों का सैन्य सलाहकार जो है उसे ही हमले में कर दिया गया ढेर। इससे पहले आप जाइए, 25 दिसंबर 2023 ईरानी कमांडर सैयद रजी मोसावी की जान ली गई थी, उनको मारा गया था। सीरिया में IRGC के सीनियर एडवाइजर थे और उन्हें एक हमले में ढेर कर दिया गया था। 30 दिसंबर की बात करें 2023, पिछले साल, तो ईरान के 11 कमांडर मारे गए थे और इसी दिन सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर IDF की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई थी। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और जनवरी 2020 में IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत को भला कौन भुला सकता है, और उसके बाद ईरान और अमेरिका के संबंधों में कैसी तलखी आई वो भी हमने देखा। बगदाद में अमेरिका इजराइल के ड्रोन हमले में उनकी मौत हुई थी और उनकी जान ले ली गई थी। लेकिन अब इस मामले में अमिताभ जी होता हुआ क्या आप देखते हैं? सीरिया भी जाहिर है बिफरा हुआ है क्योंकि उसकी जमीन पर यह हमला हुआ है। इस बात के कितने आसार नजर आते हैं कि इस हमले के पीछे अमेरिका और इजराइल की मिलीभगत हो सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंटेलिजेंस अमेरिका से ही आया होगा। आपने कासिम सुलेमानी की हत्या का मेंशन किया। इजराइल में यह माना जाता है कि अक्टूबर 7 की जो घटना हुई थी वो ईरान ने ही करवाया था हमास के द्वारा, उसका कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए। तो और अब ये जब हुआ है तो कोई फिर इंसिडेंट होता है तो सारा दारोमदार पॉपुलर परसेप्शन में इजराइल जो है वो ईरान पर ही देगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन कर दूं, सीरिया, लेबनान और जितने भी प्रॉक्सीज ईरान के हैं, इस समय ईरान किसी भी तरह से इंटरवेंशन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि अमेरिका, खास करके अमेरिका का जो पब्लिक ओपिनियन है वो इजराइल के युद्ध के खिलाफ है। वहां जो सिविलियंस कैजुअलिटीज हो रही हैं गजा में, उनके खिलाफ है। तो इस समय कोई भी ईरान मिस एडवेंचर नहीं करना चाहेगा। वो हो सकता है ये कि जितने भी उसके हिजबुल्लाह के प्रॉक्सीज हैं उनको फिर से रिएक्टिवेट करने की कोशिश करे, और इजराइल का तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि किसी न किसी तरह इस वॉर को एस्केलेट किया जाए। तो वो बैठ के हाथ धरे देखेगा और अमेरिका और ईरान लड़ेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वो ईरान के समर्थन में डायरेक्टली नहीं आएंगे, क्योंकि ईरान की पहले से तलखी, हालांकि कुछ दोस्ती अब हुई है, लेकिन ईरान का इस समय मुझे कोई दोस्त नहीं दिख रहा है। रूस उसका समर्थन कर सकता है, उनको सैन्य मदद कर सकता है, लेकिन रूस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन जो स्थिति बन रही है समीर, उसको देख के यही लग रहा है
कि इजराइल बेंट अपॉन है नेतन्याहू के नेतृत्व में कि किसी ना किसी तरह इसको और एस्केलेट किया जाए, ताकि जो उनके भीतर जो टेंशन चल रहा है, जो संडे को एक बहुत मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ, उसको किसी न किसी तरह करके एक वॉर को किसी न तरह एक्सकेलेट करे पूरे वेस्ट एशिया में, और इजराइल में उसका जो कुर्सी है, जो नेतन्याहू की कुर्सी है, वो बची रहे। तो इसमें इजराइल का वेस्टेड इंटरेस्ट है। और कासिम सुलेमानी की भी जब हत्या हुई तो आप ध्यान देंगे एक चीज बड़ा स्पष्ट था कि इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों इन्वॉल्व थे, और किसने मारा, कैसे मारा, ये किसी को नहीं पता चला। बाद में कुछ धरपकड़ हुई, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता चला है कि इसमें कैसे मारा गया, कौन उसके लिए इन्वॉल्व था। और आईआरजीसी इस समय बहुत एक पावरफुल फोर्स बना हुआ है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, हूती के लिए, हमास के लिए। वो उनको किसी न किसी तरह वो एक रिवेंज जरूर लेगा, इसका बदला जरूर ठीक है। तो हालिया हमले में आपका साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका का रोल था या नहीं, इसको लेकर डिनाई नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंस अमेरिका से ही आया होगा। ऐसे में अब हालात कितने बदलते हैं, कितने बिगड़ते हैं, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। इजराइल से बदले की धमकी के बीच दरअसल ईरान की न्यूक्लियर तैयारी की तस्वीरें भी अब सामने आई। ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी तैयार, सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर फैसिलिटी नजर आई। जी हाँ, न्यूक्लियर फैसिलिटी की टनल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। ये देखिए, ताजा सैटेलाइट इमेजेस बड़े खुलासे कर रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर फैसिलिटी साफ तौर पर नजर आ रही है। न्यूक्लियर फैसिलिटी की टनल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी कैसे तैयार हो रही है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे वक्त में जब इजराइल से बदले की धमकी दी जा रही है, ईरान की न्यूक्लियर तैयारी की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम है। तो ईरान की न्यूक्लियर तैयारी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से घबराए हुए हैं पश्चिमी देश। यूएन को भी ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की यह बड़ी चेतावनी सामने आई है। पारदर्शिता की कमी की वजह से एक बड़ा संकट आ सकता है। आईएईए के डायरेक्टर ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंता का इजहार किया है। तो ये बड़ी खबर है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम टेंशन में है। आईएईए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की आईएईए को पूरी जानकारी नहीं है। आईएईए ने ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी छुपाने का आरोप लगा दिया है। प्रतिमा, बिल्कुल, आईएईए ने कहा है कि पूरी जानकारी न होने से इसके सुरक्षित होने पर कई तरह के सवाल हैं। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम में पारदर्शिता की कमी से आ सकता है बड़ा संकट, इसकी वार्निंग दी गई है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज का दावा है परमाणु खतरे के नए युग में प्रवेश करेगी दुनिया। तो किस तरीके से हालात बिगड़ सकते हैं, खासतौर पर अगर हम ये जो अभी हालिया डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं सोए सर, उस पर बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अब ईरान क्या कर सकता है, अगला कदम उसका क्या हो सकता है अगर डायरेक्ट वॉर नहीं तो। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ईरान लगातार, जो आप न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और लगातार इस चीज क्षेत्र में काम कर रहा है। इनके कई बल्कि साइंटिस्ट भी मारे गए। इनका जो प्रोग्राम 2-3 बार डिरेल करने की कोशिश की गई। स्टक्सनेट डाला गया था, वायरस डाल के इनका पूरा 1000 कंप्यूटर तकरीबन डिरेल कर दिए गए थे। तो इजराइल और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान आगे बढ़े न्यूक्लियर क्षेत्र में, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं कि तकरीबन 82% तक ये पहुंच गए हैं, और अगर 90% से ज्यादा हो जाता है तो वेपन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ईरान लगातार इसके ऊपर काम कर रहा है। क्या पर्दे के पीछे रशिया या नॉर्थ कोरिया इनको मदद देंगे, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि इस समय में जिस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर ईरान बदला जरूर लेने की कोशिश करेगा, और चाहे कुछ ना कुछ एक्शन दिखाया जाएगा कि ये हमने बदला लिया है ज़ैदी की मौत का, क्योंकि अब ये इसके बाद चारा ये है कि हिजबुल्लाह और हूती, ये दोनों जो ग्रुप है, हमास इस समय में ज्यादा बदला लेने में सक्षम नहीं, ना उनको ज्यादा कोई मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को शायद इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन दी जाए कि ऑपरेशन किया जाए। साथ ही साथ ईरान ये भी जानता है कि यूएस भी इन सब के पीछे है।
यूएस की सपोर्ट के बिना इजराइल इतना नहीं कर सकता। जिस प्रकार से उनको वेपन मिलते जा रहे हैं, जिस प्रकार से उनको इंटेलिजेंस मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यूएस के इंटरेस्ट को भी लगातार अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का सबब है संजय सोय साहब, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है अमेरिका, और ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है रशिया। अल्टीमेटली रशिया वर्सेस अमेरिका होता हुआ हम एक बार फिर देख रहे हैं। ईरानी दूतावास पर हमले के बाद सीरिया भी एक्शन में। सीरिया के विदेश मंत्री ने ईरान से बात की है। ईरानी विदेश मंत्री को हमले की पूरी जानकारी दी गई है, पूरी डिटेल साझा की गई है। ईरानी कमांडर्स की मौत की भी जानकारी दे दी गई है। दोनों विदेश मंत्रियों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे। ईरानी दूतावास पर हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। पाकिस्तान ने हमले को भड़काने वाला बताया है। हमला मिडिल ईस्ट में युद्ध को और ज्यादा भड़काएगा। यूएई ने ईरान पर हमले की निंदा की है। रूस ने भी हमले को अस्वीकार्य बताया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दुनिया भर में ये जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया है सीरिया में, दमिश्क में दूतावास पर ईरानी, उस पर साफ तौर पर दुनिया भर में इसे कंडेम किया जा रहा है, इसकी निंदा की जा रही है। पाकिस्तान हो या यूएई हो, सबकी तरफ से इस हमले की निंदा की गई है। यहां तक कि रशिया ने भी हमले को अस्वीकार्य बताया। तो देखिए, ये मामला जाहिर है इसलिए भी बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि दूतावास को निशाना बनाया गया। ईरानी दूतावास पर हमले के बाद अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो महायुद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में कौन किसके साथ खड़ा होगा, आइए जरा आपको बता देते हैं। इजराइल के साथ देखिए कौन कौन है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे तमाम वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं ईरान के साथ कौन है? रूस, चीन और कुछ मुस्लिम देश ईरान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खाड़ी देशों में कौन किसके साथ है यह कह पाना अभी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इजराइल और ईरान की यह जंग कैसे महाविध्वंस की पटकथा लिख सकती है आने वाले वक्त में, यह अपने आप में साफ होता है। तो युद्ध का हर एक अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस कवरेज में इतना ही। सब मेहमानों का धन्यवाद। अब दूसरी खबर का हम रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बता दें, पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में इस वक्त की बड़ी खबर। रामदेव बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। आपकी माफी हमें मंजूर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चेतावनी के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। तो भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वामी रामदेव और बालकृष्ण दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आपकी माफी हमें मंजूर नहीं है। चेतावनी के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है। रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। अवमानना का केस चलाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कहा है कि ये धोखाधड़ी का केस है, कानून सबसे ऊपर है, आपकी माफी हमें मंजूर नहीं है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से। पीयूष, बहुत सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का नजर आ रहा है इस मामले में। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है क्योंकि लगातार पतंजलि की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिए गए थे उनका अनुपालन पतंजलि की ओर से नहीं किया गया। और बालकृष्ण चूंकि उसके एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस मामले में जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें भी गलतियां सुप्रीम कोर्ट ने पाई हैं और सीधे तौर पर कहा है कि अवमानना से इतर पर्जरी का मामला भी इसमें बनता है, यानी कि अदालत में जो झूठा हलफनामा दिया गया, गलत हलफनामा दिया गया, उसका मामला भी बनता है। साथ ही पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि पतंजलि और बालकृष्ण इस मामले में अनुपालन नहीं कर रहे हैं आदेशों का, तब बाबा रामदेव को भी इस मामले में नोटिस जारी करके व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया। और आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों ही अदालत में पेश हैं और उनकी ओर से भी सीधे तौर पर बिना शर्त माफी मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उन्हें माफी स्वीकार नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इस बात का हल निकाला जा सकता है, इस पर हम बैठ करके विचार विमर्श करके एक स्पष्ट हलफनामा, विस्तृत हलफनामा दे सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा
नहीं होना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आदेश लिखवा रहा है और थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये स्पष्ट कर देगा कि उसकी ओर से जो कड़ा रुख अपनाया गया है उस पर आगे उसका क्या निर्णय होगा। जी, खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं स्वामी रामदेव, इस दौरान क्या कुछ कोर्ट में बातें कही गई हैं, जरा इस पर भी थोड़ी जानकारी साझा करें। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पतंजलि की ओर से आश्वासन दिया गया था कि भ्रामक जो विज्ञापन यानी कि आयुर्वेद से संबंधित जो दवाएं पतंजलि की ओर से दी जा रही थी, कोविड के दौरान भी ऐसे ही विज्ञापन आए थे कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और कोई भी इलाज अगर काम नहीं आएगा तो ये दवाएं जो है आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगी। तो ऐसे कुछ विज्ञापन थे जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल एसोसिएशन पहुंची थी और इसके साथ ही एलोपैथी जो थी उसकी लगातार आलोचना की गई थी पतंजलि की ओर से। उसके बाद जब यहाँ याचिका पहुंची तब सुप्रीम कोर्ट ने उन विज्ञापनों को देखने के बाद पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी किया और उसके बाद उनकी ओर से यानी कि पतंजलि और बालकृष्ण की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में ऐसी गतिविधि नहीं होगी। लेकिन इसके बाद ही अगले 24 घंटे के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा किया गया कि ये जो दवाएं हैं उनसे व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है और जिन बीमारियों का इलाज एलोपैथी में नहीं है उन बीमारियों का इलाज भी हो सकता है और व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगा जो भी मरीज होगा। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो भ्रामक दावा किया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिर से एक बार अवमानना का नोटिस जारी किया पतंजलि को और उसके बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत कड़ा रुख सामने आया है। आपकी माफी अब हमें मंजूर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए तैयार रहिए। कुल मिलाकर बालकृष्ण और स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। गलत हलफनामे का जिक्र हो रहा है पीयूष पांडे, उसके बारे में क्या डिटेल है, क्या गलत जानकारी हलफनामे में दी गई जिसको लेकर अब कड़े एक्शन का सामना करना पड़ सकता है स्वामी रामदेव और बालकृष्ण को? बिल्कुल, देखिए आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव की ओर से दो अलग अलग हलफनामे दाखिल किए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस जारी किया गया था उसके बाद उसमें दरअसल जो तारीखों का हेरफेर हुआ है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस मामले में परजरी का अलग से केस चलाने की बात कर रहा है और जस्टिस अमानतुल्लाह खान ने खुद कहा है कि इस मामले में आपके ऊपर परजरी बनती है और ये हलफनामा पूरी तरह से गलत है, इसमें गलत बयानी की गई है और परजरी का मायने ये है कि अदालत में जो भी शपथ पत्र या हलफनामा या फिर कोई दस्तावेज दाखिल किया जाता है उसमें पूरी तरह से सही बात रखी जाती है सामने किसी भी पक्ष द्वारा। अगर वो गलत होती है तो वो फिर परजरी का मामला बनता है और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अमानतुल्लाह खान ने सीधे तौर पर ये कहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, क्या आदेश आता है इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात होगी।